नमस्कार, सच द रियलिटी के आज विशेष शो द रियलिटी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के शो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच के होने वाले चुनाव के चुनाव अधिकारी रितेश जी खट्टर, बहुत बहुत स्वागत आपका सच द रियलिटी में। और कैसा चल रहा है आपका चुनाव का काम? सबसे पहले तो मैं सच द रियलिटी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपके आग्रह पे मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और आपका शो वास्तव में बहुत शानदार रहता है और भगवान करे इसे और बहुत ऊंचाइयों तक आप ले जा पाएँ और हम लोग का सहयोग भी रहेगा। जहाँ तक चुनाव से संबंधित आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है तो मैं आपको बताऊँगा चुनाव की प्रतिक्रिया बहुत अच्छे रूप में चल रही है। सभी अपने अपने कार्य में खुश हैं और हमारी समिति अच्छा काम कर रही है। अपना एक समिति बना है जिसमें सलाहकार के रूप में भी हमने हमारे अनुभवी लोगों को इसमें साथ में जोड़ा है और समिति सदस्य भी हैं जो मंच से जुड़ित हैं, उन लोगों को अपने इसमें जोड़ा है। और 18 मार्च को बंगाईगांव में जो ये इलेक्शन होने वाला है, इसकी रिजल्ट कब तक आ जाएगी? 18 मार्च को प्रांतीय अधिवेशन शुरू होगा और ये बंगाईगांव में हो रहा है और लगभग प्रांतीय सभा 3 से 5 चलेगी और हम लोगों ने चुनाव का जो समय है वो 5 से 7 का दिया है। अभी जिस रूप में मतदाता वहाँ पर उपस्थित होंगे, 7 बजे के बाद जितने भी लोग होंगे हम लोग उन लोग को एक जगह पे अपने उस परिषद में रखकर बाहर का गेट जो भी हम लोग को बंद करना पड़ेगा और उसके बाद जितना टाइम लगेगा मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए बाहर निकलेंगे। लगभग रात के 10 बजे के आसपास तक मुझे लगता है चुनाव के परिणाम आ जाने चाहिए, क्योंकि चुनाव भी अपने प्रांतीय अध्यक्ष का भी है प्लस मंडलीय उपाध्यक्षों के भी हैं। 4 मंडल के चुनाव होने हैं और एक प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव। लगभग 10 लोगों की प्रतिभा का वह दिन बहुत अहम दिन बनेगा और बंगाईगांव के अंदर में जो भी प्रांतीय अध्यक्ष और मंडलीय उपाध्यक्ष बनकर आएंगे वो निश्चित तौर पर अच्छे कार्यों के साथ अपने नाम के अनुरूप काम करेंगे। और जैसे कि हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोप की तो सिलसिला जारी रहती है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ पक्ष और विपक्ष होता है वहाँ इस तरह की छुटपुट घटनाएं निश्चित तौर पर होती है। युवा है तो युवाओं का बल तो चलेगा और वो जोश दिखना भी चाहिए। बस यही है कि अपने शालीनता का परिचय हर व्यक्ति दे, शब्दों में ऐसा हो कि लोगों तक हम नज़रें मिला सकें और अपना ही परिवार है। आज मंच परिवार में अगर ये चुनाव की प्रतिक्रिया हो रही है तो कहीं न कहीं हम कहीं पर भी हो, पक्ष विपक्ष विचारों से होते हैं, मन से नहीं होने चाहिए। क्योंकि कल आज जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, विपक्ष में खड़ा है, कल उनके साथ भी हमें वही काम करना है। तो हार जीत निश्चित तौर पर होगी, लेकिन उसके परिणामों के बाद हम सब एक हैं, वो आदमी के दिमाग में, मस्तिष्क में होना चाहिए। पर रितेश जी, देखा जा रहा है कि कई ब्रांच या कई सदस्यों को मत देने से वंचित किया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपके शब्दों को कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा ग्रुप के माध्यम से वंचित किया जा रहा है। वंचित कभी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता किसी को भी, कहीं ना कहीं। लेकिन उनसे वो राइट तो छीना जा रहा है। कहीं न कहीं शाखाओं का कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हमारी एक प्रणाली है, संविधान के अनुरूप हमें कार्य करना होता है। तो संविधान के तहत जिन लोगों के नाम कटे हैं उन लोगों को मत का प्रयोग देने से रोका गया है। और अगर इस तरह से काम नहीं होगा तो कहीं न कहीं जो शाखाएं निरंतर रूप से संविधान को मानते हुए काम कर रही है उनके साथ अन्याय होगा। तो ये प्रणाली, उनको समय भी दिया जाता है। आज चुनाव अधिसूचना के बाद में काफ़ी समय मिलता है कि जो भी जिस तरह की भी चीज़ें हैं शाखाएं उसको अपने हिसाब से करके राष्ट्र और प्रांत के अंदर में अपना मत का प्रयोग लेने का प्रयास करें। उसके बाद भी अगर नहीं होता तो देखिए कहीं ना कहीं जो बाध्यता है वो तो रहेगी। और हमने कुछ जोड़े भी हैं, जिन चीज़ों में अच्छी थी उन सबको हमने ऐड भी किए हैं, आपने देखा भी होगा। और जिनका प्रयोग में कहीं ना कहीं हम नहीं दे पाए उन्हें कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि टाइम फ्रेमिंग के अंदर काम होना पड़ेगा। मेनली फीस स्ट्रक्चर को लेकर शायद मतलब उन ब्रांच को रोका गया है।
तो प्रांतीय अध्यक्ष की जो टीम थी या मंडलीय उपाध्यक्ष थे, उनको भी उनके नेतृत्व में भी तो ये ध्यान रखना चाहिए था कि शाखाएं फीस नहीं दे रही है या फिर कोई भी उनको बाद में अधिवेशन में कोई चीज़ से वंचित किया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शाखाएं फीस नहीं दे रही या दायित्व उन लोगों का सबका है, चाहे वो प्रांतीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रांतीय महामंत्री हो, उस क्षेत्र का मंडलीय उपाध्यक्ष हो। कहीं न कहीं नेतृत्व अपने कार्य क्षमता के अनुरूप अगर काम नहीं कर पाता है, या कई लोग कर भी पाते हैं लेकिन शाखाएं उनका साथ नहीं देती है और ऐसे समय में साथ देती है जिस समय में वो काम अधूरा रह जाता है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, इसमें मैं यही कहूँगा। और अपना ही परिवार है, हम एक दूसरे को दोषी नहीं मान सकते। तो किन की भूलें हैं, इन भूलों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। और रितेश जी, चुनावी प्रक्रिया का अगर हम बात करें तो वहाँ पे सीसीटीवी और पुलिस प्रोटेक्शन का भी ऐसा कुछ किया गया है क्या? देखिए, अभी तक तो हमने इस विषय पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, मैं ये कहूँगा। और मंच में एक परिपाटी बनते हुई आई है पिछले 2010 से, जब से मैं मंच से जुड़ा हूँ। और पूर्वोत्तर प्रांत में तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव को देख ही रहा हूँ और मैंने अनुभव भी किया है और चुनाव के व्यक्तियों के साथ में भी काम करने का मौका मुझे निरंतर रूप से मिला है। तो इस बार भी हम लोग उसी प्रणाली के अंदर में मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। जो दायित्व मुझे प्रांतीय कार्यकारिणी ने दिया है वो अपनी पूर्ण योग्यता के साथ, सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ, आप लोगों के सबके स्नेह और प्यार के साथ उससे बहुत बेस्ट से बेस्ट बनने वाला है। मैं अपने पार्ट को बहुत अच्छा करूँगा। लोगों को क्या लगे नहीं लगे वो तो लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद कहेंगे। एडवांस में कौन क्या सोचता, देखिए इसकी परिभाषा मैं कभी नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ अपने एंड पे उसको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। रहा सीसीटीवी कैमरा और कैमरे की जो बात है, निश्चित तौर पे उस पर भी प्रयास चल रहा है कि हो सकता है वो आपको उस दिन देखने को मिले। हम भी चाहते हैं कि जिस रूप में मतदाता खुश हो वो काम हम करें। अपना दायित्व बनता है कि वो पारदर्शिता रहे, निष्पक्ष रूप से रहे और लोगों को दिखे भी कि वास्तव में ये सही है, तभी अपना चुनाव अधिकारी के रूप में ये काम करना संपन्न अच्छा होगा। क्योंकि हम हर प्रांतीय अध्यक्ष के इलेक्शंस में देखते हैं सब कुछ सुचारू रूप से पूर्वोत्तर में इलेक्शन होता आ रहा है, पर इस वर्ष सोशल मीडिया के माध्यम से बोले या किसी भी तरह से मतलब कुछ भी हो सकता है इस चुनाव में। ये मतदाता हो या जो कैंडिडेट है उन लोगों के बीच में भी ये चीज़ चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये चुनाव किस तरह सुचारू रूप से आगे जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा, युवा है, खून में उबाल तो रहेगा। और युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति हम उद्घोष के साथ अगर कहते हैं तो उस शक्ति के अंदर में मेरा एक ही कहना है, उन युवाओं को सजा के रखना है। ये लोग ही हैं जो मंच को आगे ले जा सकते हैं। और युवा शक्ति तभी काम आएगी जब सही दिशा पर चलेगी। सही दिशा देने का कार्य किसका है? एक अच्छे लीडर्स का है और उनको साथ लेकर चलने का काम भी एक अच्छा लीडर है। आने वाला नेतृत्व कैसा होगा आप सभी जानते हैं। आप सजदा रियलिटी में हैं, आपके पास विभिन्न तरह के लोग आते हैं, पक्ष के लोग भी आएंगे, विपक्ष के लोग भी आएंगे। सबको सुनने का अधिकार, सबको समझने का अधिकार है। तो आप मेरे से बेटर जान सकते हैं कि ये जो शक्ति है, मैं तो यही कहूँगा, इनको बचाकर हमें संगठन की शक्ति बनानी है और अच्छे कामों में लगानी है। ग्रुपों में लिखकर अपने विचारों को आगे बढ़ाने से कार्य कभी संपन्न नहीं होगा। संपन्न होगा हम तन मन धन से बढ़कर आके आए और समाज का काम करें और अपने जो नेतृत्व क्षमता है उसको सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से न दिखाएं और वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पर आकर अगर काम हुआगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मैं खुश हूं कि कम से कम इतने युवा एक साथ अगर ग्रुप में कोई कार्य कर सकता है तो उन्हें रियलिटी में ग्राउंड लेवल का वर्क करके आगे बढ़ना चाहिए। और फिर कुछ ही देर पहले हम लोगों ने एक बात पर डिस्कशन किया था, वही बात को फिर से एक बार लेकर आ रहा हूँ कि कुछ ब्रांच और सदस्यों को जहाँ पर वोट देने से वंचित किया गया है या उन्हें मना किया गया है, उसमें दान पात्र वाला भी बात आ रहा है। मतलब जो एनुअल फीस होती है मंच की या शाखा की, उसके अलावा दान पात्र जो अभी तक उनका जो जिनका पैसा नहीं आया उन्हें भी इससे दूर रखा गया है, मतलब वोट से। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रांतीय लेवल का वर्क है, चुनाव से रिलेटेड नहीं है।
मैं आपको यही कहूँगा कि मत का प्रयोग कैसे है नहीं है, अधिसूचना के अंदर में एक तय किया जाता है और सभी शाखाओं तक ये अधिसूचना पहुंचती है। उस विषय पे लेके किसी भी राष्ट्र या प्रांत के अंदर में किसी भी प्रकार का बकाया रहता है तो मत का प्रयोग से वंचित रखा जाता है। अब किसका क्या है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं, मतलब ऐसे लोगों का कहना है कि संविधान में ऐसा नहीं है कि दानपत्र के पैसे को अगर नहीं दिया गया तो उन्हें ब्रांच या शाखा मतलब कोई सदस्य को उसे नहीं रोका जाए वोट। संविधान के तहत राष्ट्रीय शुल्क का विवरण दिया हुआ है, लेकिन अधिसूचना में प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा जो अधिसूचना तैयार की जाती है, चुनाव अधिकारी की सूचना तैयार की जाती है, उसके अंदर में किसी मद का प्रयोग, मद मतलब हो गया किसी भी हेड में अगर किसी भी प्रकार का बकाया रहता है तो उसके मद का प्रयोग करने से वंचित रखा जा सकता है। ये अधिसूचना के अंदर लिखा गया है, तो उस आधार पर ये काम होता है। और रितेश जी, सोशल मीडिया के माध्यम से ये एक चीज़ बहुत ही वायरल होया जा रहा है जो कि मारडिया मंच के प्लेटफॉर्म में अपने समाज में और अपने मंच में बहुत हावी हो रहा है, और वो है कि जो अपने जो 45 साल का जो गैप है कि 45 साल के बाद कोई सदस्य युवा मंच में इलेक्शन नहीं खेल सकता है, वो युवा मंच में नहीं रह सकता। तो ये प्रदीप जी राठी जो कैंडिडेट है प्रांतीय अध्यक्ष के, उन पर ये सवाल उठ रहा है, तो आपके पास ऐसी कोई जानकारी है? देखिए, आपने भी ग्रुपों में देखा होगा, मैंने भी देखा, डेट ऑफ बर्थ को लेके प्रदीप जी के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास भी आए, कंप्लेंट्स भी आई। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमने पूर्णतः और अपने विशेषज्ञों के साथ बैठकर, राष्ट्र हो चाहे वो प्रांत के लोगों हो, उन सब के साथ मिलकर प्रदीप जी राठी के हमने सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज किए। आज सरकार भी कहती है डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म प्रमाण पत्र सबसे बड़ा माना गया है। उस जन्म प्रमाण पत्र में उसकी वही सही डेट है जिसके हिसाब से वो 45 अभी तक नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात, मंच किसके आधार पे चलता है? युवा मंच अपना एक आई कार्ड खुद इशू करता है। और 20 साल पहले हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बलराम जी सुल्तानिया द्वारा उनको एक आई कार्ड इशू हुआ था युवा मंच का, जिसके अंदर में वो ओरिजिनल डेट भी है उनकी। तो 20 साल पहले तो किसी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि आज 20 साल बाद में एक चुनाव खेलूंगा और उसमें मुझे डेट बदलनी पड़ेगी। तो हो सकता है, देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आदमी के भी प्रिंट भी होते हैं, भूल भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने पूरा जानकारी और अपने विशेषज्ञों के साथ राष्ट्र और प्रांत को लेकर कानूनी लोगों से भी वार्तालाप करके एफिडेविट भी लेकर उसके बाद उनकी डेट को अप्रूव किया हम लोगों ने। तो आपके हिसाब से ये प्रदीप जी राठी इसमें सही है? सही है। और आज के टॉक शो का एक अंतिम सवाल नहीं, आपकी तरफ से हम चुनाव अधिकारी की तरफ से मतदाता हो या कैंडिडेट हो या मंच सदस्य जो अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे, आप क्या आह्वान करना चाहते हैं सभी सदस्यों को? हमारे कैमरे की नज़र से बताइए। मैं सभी जितने भी हमारे चुनाव से संबंधित लोग हैं, समर्थक हैं, और सबसे बड़े उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको यही कहूँगा अपने अपने समर्थकों के साथ पूरे आनंद पूर्वक आइए। अपना खुद का ये अधिवेशन है और उस अधिवेशन में एक बड़ी भूमिका का निर्वाह कीजिए। अधिवेशन सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, ये 3 दिवसीय अधिवेशन है। इन तीनों दिन में हम बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं और वो तभी संभव होगा जब आप और हम मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, तभी हम कुछ इतिहास बना पाएंगे, कुछ अच्छे कामों से हम पूरे भारतवर्ष में दे पाएंगे। तो सारे जितने भी हमारे वोटर्स हैं, 460 वोटर्स हैं और आज 11 लोगों को उसमें ऐड किया है, तो 471 वो हैं और 17 हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं। इन सब को लेकर मैं यही कहूँगा, आप सभी उस महाकुंभ में आएँ, आकर अपने अपने मत का प्रयोग करें। आप किसको देते हैं नहीं देते हैं ये हमारा कहीं पर भी ऐसा विचार नहीं है, लेकिन अपने मत से मंच को आगे बढ़ाइए और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और उस जगह आकर बंगाईगांव ने जो शानदार व्यवस्था की है उसका भी लाभ लें। धन्यवाद रितेश जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस अधिवेशन के बीच में और हमारे सर्जरी टॉक शो में आए। और ये दिलचस्प होगा देखना कि 18 जनवरी को कौन प्रांतीय अध्यक्ष बनता है और कौन मंडलीय उपाध्यक्ष बनता है। देखते रहिए सर्जरी। धन्यवाद। बिया
জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সুৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.